हेलो। हेलो। हाँ जी सर। आ रही है आवाज? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। देखना जरा क्वेश्चन, राइट ऑन क्वेश्चन। Degree of static indeterminacy of a rigid jointed plane frame having 15 members, three reactions and 14 joints is 14 joint. It's option A 2, option B 3, option C 6, option D 8. बताओ फिर दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 6. पहले क्वेश्चन का 6 है। 6 सर। सेकंड क्वेश्चन का Opinion reflector is unstable if m is less than 2j minus 3. ठीक है। तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम क्या होता है? मैंने पहले बताया था, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम मतलब 2D ट्रस। ये 2D ट्रस का क्वेश्चन है। तो ट्रस के केस में अगर नंबर ऑफ मेंबर 2j-3 से कम होगा तो हमने कहा था ना कि स्टेबल स्ट्रक्चर भी फॉर्म होगा, फिर अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो क्या सोचेंगे कि किसी पैनल में मेंबर नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। ठीक, तो ऊपर पूछा है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का मतलब 2D फ्रेम, 2D पोर्टल फ्रेम। ठीक है, इस तरह से। तो 2D फ्रेम के अंदर आगे मेंबर्स कितने हैं? 15। 15. रिएक्शंस कंपोनेंट कितने हैं? 3। जॉइंट्स कितने हैं? 14। फॉर्मूला बताया था आपको, 3m जी सर। प्लस r माइनस 3j। 3j. 3 इंटू 15 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 14 कितना हो गया? 45 प्लस 3 माइनस 42 2. कितना हो गया? 45 और 48 माइनस 42 इक्वल टू 6। तो ds आपका आ गया 6 आंसर। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आपका दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। बता दो।
यस सर। ठीक है। कल हमने आपसे ये बात करी थी कि आप लोग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी देख रहे थे कल इस तरह से, ठीक है। एक ये बीम है और एक ये बीम है। देखो बताओ कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल है। पहला वाला सर स्टेबल। पहले वाला स्टेबल है, हाँ ठीक है। तो पहले वाला स्टेबल क्यों है? क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल लोड का कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए कौन सा रिएक्शन अवेलेबल है? ये, और ठीक। और यहाँ पे कितनी रिएक्शंस अवेलेबल हैं? 2, ठीक है। अगर ऐसा होता, तो इस केस में क्या हो रहा है? रिजिड बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शंस कितनी? 3 अवेलेबल है। पर क्या है सॉरी, क्या ये स्टेबल है? ये भी स्टेबल नहीं है। ds इक्वल टू 0 है बट स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर इंक्लाइन लोड लगा तो ये तो चल देगा कहीं, ठीक है। तो दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। माने कि कोई इस तरह का आपका इस तरह से, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है और इस तरह से आपका लोड लगा, इस तरह से, ठीक। अब बताओ ये स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। क्योंकि यहाँ से इस एंड से स्ट्रक्चर क्या है? रोलर लगा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो है, ये पूरा सिस्टम ऐसे नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा मूवमेंट हो जाएगी सर। मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसकी बजाय कैसा होता? इसकी बजाय रोलर अगर ऐसा लगा होता तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहता? स्टेबल रहता। बात समझ आ रही है? ठीक। तो यहाँ देखो, इस केस में देखो यहाँ कितनी रिएक्शंस है? 3 है। यहाँ कितनी रिएक्शंस हैं? 2 हैं। 2 रिएक्शंस होगा तो आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल रहेगा हमेशा, 2 रिएक्शंस के साथ, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, 3 रिएक्शंस हैं पर आपस में पैरेलल नहीं है तीनों, ठीक है। इस केस में नॉन पैरेलल है, इस केस में क्या है? तीनों पैरेलल। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? अनस्टेबल। बात समझ आ रही है? कुछ कहने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे जरा। ये जो बातें हैं सभी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को लेके हो रही हैं कि स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नली स्टेबल है या अनस्टेबल है। वो रिएक्शंस को देख के बातें कर रहे हो या सपोर्ट को देख के बातें कर रहे हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज, फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि 2 रिएक्शंस नहीं होना चाहिए, रिएक्शन 3 होने चाहिए। जैसे इधर 3 है, 1 2 और 3, ठीक है। तो पहला कंडीशन है there should be minimum of 3 support reactions, 3 support reactions which are neither parallel nor concurrent, ठीक है। तो ना ही ये पैरेलल हो ना ही कॉन्करेंट हो। कॉन्करेंट क्या होता है बताओ जरा, व्हाट इज कॉन्करेंट? एक ही पॉइंट से या तो Meeting- सारी क्रॉस हो रही है या स्टार्ट हो रही है। मुझे नहीं समझ आया क्या बोला आप लोगों ने। नहीं आ रहा समझ। तो एक ही प्लेन में चाहे डाइवर्ज हो रही है चाहे कन्वर्ज हो रही है। देखो कि तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, इधर से एक फोर्स आ रही है, यहाँ पर आ रही है एक पॉइंट का, ये 2 फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। पर थर्ड फोर्स क्या है? उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो वो अलग है उनसे, ठीक है। तीनों एक पॉइंट से पास नहीं होने चाहिए, वो मतलब है कॉन्करेंट का, ठीक है। जैसे इस केस में हो गया, ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका क्या हो गया? ये। आगे समझ?
अगर सिस्टम में दो रिएक्शंस होगी केवल, तो आप सिस्टम को क्या कहोगे कि वो एसेंशियली क्या है, अनस्टेबल है, वो पक्का ही अनस्टेबल है। अगर तीन रिएक्शंस हैं और तीनों पैरेलल हैं, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तीन रिएक्शन है तीनों पैरेलल है, तो आप कहोगे कि पक्का ही अनस्टेबल है। तीन रिएक्शंस हैं पर वो कॉन्करेंट हैं, तो पक्का ही क्या है, वो अनस्टेबल है। पर तीन रिएक्शन है ना, वो पैरेलल है ना ही वो कॉन्करेंट है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, these are the necessary condition for external stability। ठीक हो गया ये, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। मिटा दूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। चीज़ें तो और भी बहुत हैं यार बताने वाली बीच में, पर क्या करें, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्टिमम चीज़ आपको दूँ टाइम, कम टाइम में। ठीक है, अगर उसको पढ़ना हो तो फिर भी एक दिन उसको और भी पढ़ सकते हैं स्टैटिक को, बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक, पर उतना मैंने करा दिया है कि जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम की रिक्वायरमेंट से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के अंदर। ठीक है, और काइनेमेटिक को किससे डिनोट करते हैं, डीके के साथ। ठीक, और डीके होता है क्या, हम कैसे बोलते हैं, डीके इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, तो डीके को डिफाइन, डीके का फॉर्मूला क्या है, ये देखना। डीके का फॉर्मूले में हम लिखते हैं टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस। कौन सा, सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डीके। अब इसी फॉर्मूले को समझते हैं हम लोग, क्या ध्यान देना। ठीक है, ठीक, अभी आप कुछ नोट नहीं करें, पहले ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद नोट करना आराम से। लेट्स से एक बीम है, ठीक, इस तरह से एक बीम है और बीम के दो एंड हैं, ए और बी। ठीक है, 2D के अंदर अगर बात करें, 2D के अंदर आपको पता है एंड ए पर, सपोर्ट ए पर कितनी तरह की मूवमेंट पॉसिबल हो सकती थी। रिएक्शंस को छोड़ दो, अभी सपोर्ट ए पे कितनी तरह की रिएक्शन मूवमेंट पॉसिबल हो सकती थी। एक डेल्टा एक्स है, यार आवाज ना मेरे को वापस बाउंस आ रहा है अपना, आप माइक अपने ऑफ करो जरा। किसी ने स्पीकर लगाया सर। स्पीकर लगाया है, ठीक है। तो एक आपका आ गया डेल्टा एक्स है, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, एक आपका वाई डायरेक्शन में मूवमेंट, और तीसरा क्या होता है, इस तरह से बीम जब बेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं या रोटेशन कहते हैं, थीटा ए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स ए, डेल्टा वाई ए, और तीसरा क्या है, थीटा ए। और अगर सपोर्ट बी की बात करेंगे तो वहां पे भी क्या है, डेल्टा एक्स बी, डेल्टा वाई बी और डेल्टा थीटा बी। अब मुझे पता है कि सपोर्ट की रिएक्शंस को देखकर मैं वो क्या कर सकता हूँ, उनको कैंसिल कर सकता हूँ। ये सपोर्ट की 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट का रिएक्शन एच है वो किसको कैंसिल करेगा, वाई ए के जीरो को, और वाई को जीरो करेगा कि एक्स को करेगा, एक्स को जीरो कर देगा एच ए, और आर ए किसको जीरो करेगा, वर्टिकल को, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने देगा, तो ये जीरो। देखो रिएक्शन का काम क्या है, मूवमेंट नहीं होने देना, तो वो जीरो कर रहा है उन मूवमेंट्स को। थीटा ए को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए था, ये मूवमेंट, जो कि इसके पास है नहीं, वो जीरो है, तो मतलब थीटा ए क्या है, होगा। ठीक है, सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट, क्या बी के पास एच बी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है, तो एक्स में होगा, वाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है, और थीटा बी क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे अगर पूछे कोई डी का कितना इस बीम के लिए, तो मैं क्या कहूंगा 3। टोटल कितना पॉसिबल था, टोटल 6 पॉसिबल था, 3 क्या आ गई, सपोर्ट रिएक्शंस, 3 सपोर्ट रिएक्शन, तो देखिए कितना आ गया,
3। तो बीम का कहीं भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से आप लोग डीके निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है डीके कैलकुलेट करना। जितना सपोर्ट है 2D में 3 गुना उतना लिख लो। एक सपोर्ट पे 3 चीजें पॉसिबल हैं, तो अगर 4 सपोर्ट है तो टोटल कितनी पॉसिबल हुई? 12। 12 में से माइनस कर दो रिएक्शंस को, आपका आंसर आ जाएगा। सर ये नहीं 6 वगैरह कैसे नहीं आया समझ। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि क्या क्या वहां पॉसिबल था। ये चीजें पॉसिबल थी, हर एक एंड पे 3 चीजें पॉसिबल होती हैं। एक्स में मूवमेंट हो सकती है, वाई में मूवमेंट हो सकती है, और तीसरा क्या, रोटेशन हो सकता है। इसी तरह एंड ए पे हो सकता है, इसी तरह एंड बी पे हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि रिएक्शन आ गया वर्टिकल। वर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा बी पर? वर्टिकल मूवमेंट को रोक देगा। तो वर्टिकल मूवमेंट क्या है? डेल्टा वाई बी। ठीक है, और अगर ए पे देखेंगे तो ए पे क्या, 2 रिएक्शंस हैं, तो दो चीजों को रोक दिया उसने, एक्स को भी रोक दिया और वाई को भी रोक दिया। ठीक है, अब क्लियर है? तो डेल्टा वाई भी 0 होगा। और क्या, वर्टिकल रिएक्शन है ना, वर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा? 0 नहीं कर देगा वाई बी को, तो कौन सा कर देगा? काउंटर करेगा मूवमेंट को। ठीक है, ये प्रॉब्लम मिटा दूं अब, नोट हो गया ये? यहाँ एक और चीज समझनी है अभी सर अगर ध्यान। फिक्स बीम होगा तो 0 हो जाएगा दोनों साइड। हाँ, 0 हो जाएगा। डीके फिक्स क्या करता है? फिक्स तो कुछ होने नहीं देगा उसको, तो आप डीके क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, ओके अच्छा यहाँ देखो, समझना, इसी चीज को समझना यहाँ पर। अभी ये कंडीशन हो गया नॉर्मल, इसके लिए आपका डीके का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अगर एक कंडीशन इसमें और आता है, इफ मेंबर इज अज्यूम्ड टू बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि मेंबर का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर यार अपने स्पीकर बंद करो, किसी ने स्पीकर लगाया, आवाज मुझे वापस आ रही है सारी। ठीक है, इफ मेंबर इज अज्यूम्ड इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि जो लेंथ ए बी है वो चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज। अगर लेंथ ए बी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अब यहां देखो, तो हमने एक्स पे क्या माना हुआ है? मूवमेंट 0। सपोर्ट ए पर आपका जो बीम है वो ना तो यहां जाएगा ना तो यहां जाएगा, ए बी। तो अगर सपोर्ट ए पर से बीम नहीं हिलेगा और लेंथ चेंज नहीं होगा, तो बी पर भी कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में। बात समझ आई आपको? बी पर भी कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, अगर लेंथ चेंज नहीं होने का कंडीशन आ गया है तो। क्योंकि यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मेंबर का लेंथ तो इतना ही रहना है। तो इसका मतलब यहां पर भी कहां पे पोजीशन रहेगी? यहीं पे पोजीशन रहेगी। ठीक है, अगर इनएक्सटेंसिबल मान लिया तो जो डेल्टा एक्स बी आप मान रहे थे कि होगा, उसको आप क्या ले लोगे? डेल्टा एक्स बी को 0 ले लोगे। तो डीके आपका रिड्यूस हो जाएगा, डीके आपका हो जाएगा 2। बात समझ आई? ठीक, सर ये इनएक्सटेंसिबल किस केस में? इनएक्सटेंसिबल का आपको क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला होता है कि मेंबर आपका इनएक्सटेंसिबल है या फिर एक्सियली रिजिड है। एक्सियली रिजिड की चीज मतलब क्या होगी कि वो मेंबर जो है एक्सियली रिजिड है, एक्सिस में वो चेंजेस नहीं आने देगा अपनी लेंथ में। ठीक है, अगर लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो यहां से डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डीके आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप बस इतनी बात समझें, अगर आपको मेंबर का कंडीशन दे रखा क्वेश्चन में कि आप इनएक्सटेंसिबल मान लो, तो जो आपने डीके नॉर्मली कैलकुलेट किया उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? मेंबर को। जितने मेंबर होंगे आपके स्ट्रक्चर के अंदर उतने सभी मेंबर्स को माइनस कर देना। लेट्स से कि यहां पर कितने मेंबर बने? एक ही मेंबर बना, तो आपने 1 माइनस किया तो 3 - 1 कितना आ गया? 2।
इसको आसान है करना, ठीक है। इसको यहां से देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर अभी जैसे मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग कहोगे ये बहुत आसान था। जितने मेंबर होंगे हम उतना ही माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, थोड़ा सा वेट करें, अभी देखा चीजें कैसे क्लियर होंगी आपको। हो गया ये? जी जी चले। ठीक है, ठीक, जैसे ये है, ये एक बीम है हमारे पास, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस बीम है। मुझे बताओ डीके कैसे निकालोगे? आप लोग लिखोगे डीके की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड। मुझे बताओ कितनी सपोर्ट दिख रही है आपको? 1 2 3, तो टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3। ए पर कितनी चीजें पॉसिबल है 2D में? 3। बी पे भी कितनी पॉसिबल है? 3। और सी पे कितना पॉसिबल है? 3। और वो 3 क्या क्या है? डेल्टा एक्स ए, डेल्टा वाई ए, थीटा ए, है ना। तो 3 पॉसिबल है, आपने टोटल कितनी लिख ली? 9। कितना रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है? 6। इधर कितनी रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है? 3। इधर कितनी हो रही है? 2। इधर कितनी हो रही है? 1। तो टोटल रिएक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 6। तो आपका डीके कितना आ गया? 3। आसान है। अगर फिर आपको कंडीशन, अगर मान लिया कंडीशन ऐसा दिया, इफ मेंबर्स आर कंसीडर्ड एक्सियली रिजिड, तो आपको फॉर्मूला मॉडिफाई करना है। अब आपका जो नया डीके आएगा वो क्या आएगा? जो पुराना डीके निकला, ठीक है, नया डीके डैश आ गया, पुराना डीके माइनस एम। एम क्या है? नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, डीके माइनस एम, दिस इज द न्यू फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा डीके न्यू इक्वल टू डीके प्रीवियस क्या है? 3। एम कितना है यहाँ पर? देखो मेंबर कितने हैं? 1 और 2 -2, तो डीके न्यू कितना आ गया? 1। बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। जितना मेंबर है उतना माइनस कर देना है। अगर ये कंडीशन दिया होगा एक्सियली रिजिड या फिर लिखा होगा इनएक्सटेंसिबल, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। नोट कर लो से। डन सर। डन। नेक्स्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ ट्रस का और फ्रेम का। डीके का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूंगा और उतना ही आपसे पूछेगा, ठीक है। टाइप ऑफ जॉइंट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डीके का फॉर्मूला। पहला जॉइंट आपका है रिजिड जॉइंटेड। अगर रिजिड जॉइंटेड लिख दिया तो मतलब क्या है? फ्रेम है, प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम मतलब 2D फ्रेम। इसका डीके का फॉर्मूला है 3J - R। यहाँ पे J क्या है बताओ? नंबर ऑफ जॉइंट्स। R क्या है? नंबर ऑफ क्या? सपोर्ट रिएक्शंस। रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला याद करेंगे, बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। सेकंड आपके पास है रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम मतलब 3D फ्रेम, ठीक है। तो स्पेस फ्रेम, ये प्लेन फ्रेम आया, ये स्पेस फ्रेम आया। स्पेस फ्रेम मतलब 3D फ्रेम। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 6J - R। तो ये हो गया आपके फ्रेम के फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, और ये क्या है आपके लिए? 2D ट्रस। और 2D ट्रस का डीके होता है 2J - R। जे पर कितनी इक्वेशंस दिखती हैं? 2 ही दिखती हैं, वही फॉर्मूला चल रहा है।
और फोर्थ आपका है पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, ठीक है, वो भी आपका क्या हो गया 3D ट्रस, और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3J माइनस, ये आर नहीं, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ 3 लिखा है गलती से, 3J माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रस के तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस का नहीं बोलना है, ठीक है। देखो याद करो फॉर्मूले भी, इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, याद कर लो फॉर्मूले सारे। हो गया? सर रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंट का सेम ही है 2D 3D? हाँ वो सेम फॉर्मूला है, 2D का रिजिड जॉइंट और 3D का ट्रस का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। चले आगे। अच्छा, ठीक है, आप फ्रेम का फॉर्मूला सीख चुके हो, ठीक है, ट्रस का फॉर्मूला सीख चुके हो, ठीक है, बीम का फॉर्मूला सीख चुके हो। बीम में सिंपल अप्रोच लगाएंगे, टोटल DOF माइनस सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन। ट्रस में लगाएंगे 2J माइनस आर, फ्रेम में लगाएंगे 3J माइनस आर, या फिर 6J माइनस आर, या फिर 3J माइनस आर, इस तरह से, ठीक है। अगर क्वेश्चन करें एक जल्दी से तो मुझे बताएं। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेम का, ठीक है, ज़्यादा नहीं कराऊंगा फ्रेम के, टाइम वेस्ट करना फालतू में। तो यहाँ मुझे बताओ कि फ्रेम में क्या आंसर आएगा, 2D फ्रेम है ये आपका, 2D फ्रेम में DK का वैल्यू क्या आएगा बता दो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा 3J माइनस आर। तो जॉइंट काउंट कर लेंगे पहले, ये एक जॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 जॉइंट हो गए 9, 3 इंटू 9, सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, यहाँ 3 होगी, यहाँ 1 होगी, और यहाँ 2 होगी, क्लियर है, कितनी रिएक्शन होगी 6, कितना आ गया 27 माइनस 6 इक्वल टू 21, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा है नहीं लिखा है, एक्सेल रिजल्ट लिखा है या नहीं निकाला लिखा है, आप दोनों निकाल के रख लोगे, फिर आंसर मैच करोगे अपना। 21 माइनस एम, दूसरा भी निकाल लो, तो एम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम 10 है। तो डी के दूसरा कितना हो गया 11। अब क्या होगा ना, क्वेश्चन में कई बार एक्सेल रिजल्ट नहीं लिखा होगा, पर आंसर 21 नहीं होगा, ऑप्शंस के अंदर 11 होगा, तो आप आंसर कौन सा टिक करोगे 11। फिर हम समझ जाएंगे कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, एक्सेल रिजिडिटी का केस पूछा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है और कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, और ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं 21 ऑप्शन। अगर तो दोनों ऑप्शन है और मेंशन नहीं है, फिर तो 21 ही आंसर लगाना है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर 21 ऑप्शन में ही नहीं होगा तो फिर आपका आंसर क्या सही होगा 11, इस तरह से। हो गया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर किसी मेंबर में इस तरह से मेंबर हिंज आ जाता है, जैसे पहले आता था ना मेंबर हिंज, अगर याद होगा जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते थे, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है मेंबर हिंज। जो जॉइंट पर लग रहा है उसका नाम क्या है, जॉइंट है। जॉइंट हिंज, ठीक है। उस केस में यहाँ रिस्ट्रेन ऐड करते थे, डीएस, जब डीएस निकालते थे तो क्या ऐड करते थे, रिस्ट्रेन ऐड करते थे, है ना। और दोनों का फॉर्मूला लगभग एक होता था, m डैश माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है रिस्ट्रेन ऐड करने का।
पर यहाँ पे हमें रिस्ट्रेन ऐड नहीं करना। यहाँ पे जो मेंबर हिंज होगा वो क्या करता है, एडिशनल डीओएफ देता है, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है। तो ये याद रखना है, मेंबर हिंज के कारण मेंबर हिंज जो है वो 2D के अंदर कितना एडिशनल डीओएफ देता है, 4, और 3D के अंदर एडिशनल डीओएफ कितना देता है, 9। ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। ये मेंबर हिंज की कहानी है, जॉइंट हिंज की बात नहीं करी अभी मैंने। अगर मैं जॉइंट हिंज के बारे में लिखूं तो जॉइंट हिंज का सेम फॉर्मूला है जो हम उसमें पढ़ते थे डीएस में। एडिशनल डीओएफ कितना आएगा, m-1 2D के अंदर, और 3D के अंदर आएगा 3m-1 तो माओ क्या माओ विज्ञान से बड़ा का वाला पाओ मतलब इसमें नाक नहीं लगाई तो क्या होगा चांस की हालत तो नए बंदे हैं। तो जुनैद भाई म्यूट। ये क्या हो रहा है? पावर की प्रॉब्लम है। जुनैद भाई क्या हो गया? लाइट की प्रॉब्लम है सर, लाइट की प्रॉब्लम उनको घर में है कुछ। अच्छा ठीक है। तो ये डाटा आप लोगों ने याद रखना है कि मेंबर हिंज कितना एडिशनल डीओएफ देता है, 4, 2D के अंदर 3D के अंदर 9 देता है। जॉइंट हिंज कितना एडिशनल डीओएफ देता है, m-1, 2D के अंदर 3D के अंदर m-1। और ये फॉर्मूले में कैसे करना है, अगर आप डी के निकाल रहे हो तो अगर आपने फ्रेम के लिए फॉर्मूला लिखा है, लेट्स से फ्रेम के लिए फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला है 3J-R, तो डी के में क्या हो जाएगा, वो प्लस होगा एडिशनल डीओएफ। बात समझ आ रही है? तो नया फॉर्मूला आपका ये बनेगा 3J-R प्लस एडिशनल डीओएफ। अगर बीम के लिए लिख रहे हो तो वो क्या बनेगा, टोटल डीओएफ माइनस आर प्लस एडिशनल डीओएफ। और अगर आप उसके लिए ट्रस के लिए लिख रहे हो तो ट्रस के लिए सिंपल है, वैसे लिखेंगे जैसे फ्रेम के लिए लिखा, भाईजान है 2J-3 प्लस एडिशनल डीओएफ। तो डीओएफ मतलब एडिशनल आ गया, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पावर करो ठीक है आखिर को मुझ तो सही तार मुश्किल है ठीक है मैंने अलाव तार वहीं से कहने जुनैद भाई मैं बंद कीजिए सर। मतलब लोड थे वन लोड नहीं की को दे इसको तो सॉरी कितने कैमरे वास्ते पावर गो ना पावर कर पे ओ सर आप ही कर दो। जब नहीं आप रखें हां मेरे से हो ही नहीं रहा यहाँ से। बता लोड या बंद कैमरे वास्ते नहीं हो गया सर। फिर से हो गए, चलो। सर उसने किया म्यूट, अब पता नहीं कब ऑन कर देगा फिर से। चलो ठीक है, तो ये डाटा आपके सामने है, ठीक है। और इस डाटा के बेस पे आप अब ये क्वेश्चन करेंगे जो हमने बनाया हुआ फ्रेम। ठीक है, तो मुझे बताओ फ्रेम का निकाल के कितना आएगा डीओएफ, डिग्री डी के कितना आएगा बताओ। डी के लिखेंगे हम 3J-R प्लस एडिशनल डीओएफ। जे कितना है, जॉइंट कितना है, देखो 1, देखना ये जॉइंट है, दिस इज सेकंड जॉइंट, दिस इज थर्ड जॉइंट। मेंबर हिंज जॉइंट नहीं होता, ठीक है। दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज हिंज एट प्लेस ऑफ जॉइंट, ठीक है। दिस इज सेवंथ, दिस इज एट्थ एंड दिस इज नाइन्थ। तो देयर आर टोटल 9 जॉइंट्स। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना है, तीनों फिक्स हैं, तो 3 रिएक्शन यहाँ, 3 रिएक्शन यहाँ, 3 रिएक्शन यहाँ, तो कितना हो गया 9। एडिशनल डीओएफ कितना आएगा, तो देखो मेंबर हिंज के कारण कितना आएगा 2D में 4, और जॉइंट हिंज के कारण कितना है, मेंबर कितना मीट कर रहा है 4, तो 4 - 1 7 हो गया। 27 - 9 + 7 कितना हो गया ये, 34 - 9 25।
और दूसरा डीके निकाल के रख लेना साथ में, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। -m अगर मेंबर क्या है आपका इनएक्सटेंसिबिलिटी मान लेते हो, इफ इनएक्सटेंसिबिलिटी इज कंसीडर, तो मेंबर गिन के बताओ कितने होंगे यहाँ पे। आप लोग जरा मेंबर गिनो। 11 10 सर। कोई 11 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर्स हैं। समझना बात को, यहाँ मेंबर हिंज ने क्या किया, एक मेंबर को दो मेंबर में काट दिया है, ये हमने पहले भी समझाया था आपको, ठीक है। तो कितना बन गया ये 14, देखिए इक्वल टू 14। अब जो दोनों में से जो भी दिया होगा बस वैसे आंसर निकाल देना। लेटर से ये ट्रस है, ठीक है, ये सिंपल ट्रस, इसका बता दो डीएस कितना आएगा डीके। फॉर्मूला लगा सकते हो डीके का डायरेक्ट, डीके इक्वल टू 2j माइनस आर। कितना जॉइंट है, 3 जॉइंट दिख रहा है मुझे, 3 इंटू 2, 3 जॉइंट इंटू 2 माइनस रिएक्शन कितना दिख रहा है, 4। कितना हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो डीके कितना आ गया, 2 आ गया, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इसी फॉर्मूले के साथ ट्रस में बहुत आसान होता है निकालना, ट्रस में, ठीक है। इसी तरह से जॉइंट गिन लेना, नंबर ऑफ रिएक्शंस गिन लेना, बाद में अगर m माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आपका डीके का डिग्री ऑफ ये जो है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? सर ये कैसे पता लगेगा ये पिन है कि रिजिड है सर? यहाँ देखो ये जो है ना ये, ठीक है, ये आपको इस तरह से बनाया होगा, इस तरह से, ऐसे हो सकता है कि आपको इस तरह से बना के दे या ना भी बनाए, इस तरह से जॉइंट पे ऐसा बोला, ठीक है। अगर तो बनाया तो आप लोग समझेंगे कि ये आपका पिन है, अदरवाइज इसको लोड लगाना पड़ेगा, लोड यहाँ पे लगाएगा ये ऐसा। अगर ये भी नहीं किया तो फिर लिखना पड़ेगा पिन जॉइंटेड। मैक्सिमम केसेस में वो पिन जॉइंटेड लिखेगा आपको फ्रेम को। वही ना सर, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दी 2j माइनस आर। हाँ, मैंने तो बोला ना आपको कि ये ट्रस है, ऐसे थोड़ी फॉर्मूला लगाया। ठीक सर, वो सुना ही नहीं दिया होगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जी गए सर। हैं। मैं वही तो कह रहा नहीं, हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बताएगा आपको, आराम से बताएगा कि मैं ट्रस पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है। ऐसा ठीक कुछ सर। नहीं है, बस आप अपने लॉजिक क्लियर रखो, सब कुछ निकल जाएगा वहाँ। ओके सर। एक 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 को फ्रेम में बताता हूँ आपको, एक लास्ट केस रह गया इसमें, फ्रेम का ही है बेसिकली वो। तो ये इतना पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ लो। बेसिकली क्या फ्रेम में ये मैंने क्या किया, एक ओवरहैंग मेंबर बनाया है। इसमें क्या नोट में आते ही बात कि ये जो जॉइंट होता है ना, ये जो ये है, इसे यहाँ पे जॉइंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर्ड एज जॉइंट ओके सर। कैलकुलेशन के अंदर। और ये जो मेंबर है ना ओवरहैंगिंग मेंबर, इसको मेंबर कंसीडर करते हैं, इसे मेंबर कंसीडर करते हैं। तो अगर निकाल लेंगे इसका डीके, तो मैंने फ्रेम बोला है आपको। पहली बात तो जो ट्रस होगा ना उसमें आपको ट्रायंगुलर फॉर्मवर्क दिखेगा, ठीक है। ट्रायंगल की शेप में होगा तो आपको शक होना चाहिए कि ये ट्रस है, ठीक है। ये तो सामने दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल कहीं है नहीं, तो ये तो फ्रेम ही है। क्लैरिटी है? 3j माइनस कितना आ जाएगा डीके? 3j माइनस, ठीक है। 9 निकालो जरा। 9 सर। 9 आएगा, ठीक है, जी सर। ओके। तो अगर इनएक्सटेंसिबल होगा, एक मिनट रुकना जरा।
जी बोलो। जॉइंट कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। आर कितने हैं? 6। 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। और दूसरा डीके निकालना है एम वाला, वो भी निकाल लेना साथ में। एम कितना है? 1 2 3 4 एम है यार, 5 नहीं है। सर जी के डैश में ही बोल रहा हूँ। 5 निकलेगी सर जी के। अच्छा, ठीक है 5 निकलेगा सर। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे नोट में ये बात ले लेनी है कि मेंबर को भी हम कंसीडर करेंगे, ओवरहैंगिंग को, जॉइंट को भी इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। हो गया ये? ठीक है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है स्टैटिकली, जो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी का चैप्टर अब खत्म हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है एनालिसिस ऑफ ट्रस। इसके बाद हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ ट्रस। एनालिसिस ऑफ ट्रस में हमने 2 चीजें पढ़नी है। आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे मेथड ऑफ जॉइंट से ही, मेथड ऑफ जॉइंट्स। और दूसरा मेथड कौन सा होता है? सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है। पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको मेथड ऑफ सेक्शन को समझना है और जॉइंट को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेक्शंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर टाइम लगेगा। ठीक है। उसमें भी तो कोई एक मेथड कर लो जिसमें अच्छी एक्सपर्टीज बन जाए, उससे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही कि कैसे मेथड है। तो एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में ये चीजें रहेंगी। ठीक है। इसके बाद आपका है, मैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। उसकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है ना स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनती हैं, उसके ऊपर लेक्चर दूंगा। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के पीछे जो बनती हैं वो इसलिए समझाऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक। उसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। ऑल्दो मेंशन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालना, ठीक है, या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंशन नहीं है, बट स्टिल उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी समझा दूंगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। 2015 में एक क्वेश्चन आया है कॉलम एनालॉजी मेथड पर। ठीक है। अब मैंने आपको फोर्स मेथड लिखाए थे कल, 6-7 तो लिखाए होंगे फोर्स मेथड, उसमें से एक है कॉलम एनालॉजी। अब उस टाइम क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि गुप्ता में से पेपर सेट हुआ था, नहीं पता लगा हुआ एग्जामिनर को कि ये सिलेबस से बाहर चले गए हम। सिलेबस के अकॉर्डिंगली कॉलम एनालॉजी आपने पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ ट्रस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब क्या, इसको मेथड को पढ़ लें, फिर तो हमें सारे ही फोर्स मेथड पढ़ लेने चाहिए। तो जब सारे फोर्स मेथड पढ़ेंगे तो फिर चाहिए स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए 15 दिन। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम कॉलम एनालॉजी के वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि वो एक तो आउट ऑफ सिलेबस है और इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी नहीं है। हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन लिखा है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन के नाम से हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट ही केवल मात्र एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एसए से लिखा गया है। तो एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में कहीं भी कॉलम एनालॉजी मेथड नहीं आता। ठीक। तो आपको मैंने बताया कि दिस इज वन ऑफ द फोर्स मेथड। तो 6-7 फोर्स मेथड हैं, तो सभी पढ़ने चाहिए, एक भी क्यों पढ़े फिर? ठीक है। तो इसलिए नहीं कि पढ़ेंगे कि केवल 2015 में क्वेश्चन आ गया तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है। लेट से आपका पेपर कहीं एक्सटेंड हो जाता है आगे, तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो कॉलम एनालॉजी को भी कवर कर लेंगे, बाकी अदरवाइज में से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन बन गया गुप्ता में से। तो जो क्वेश्चन वहां से कॉपी कर रहा था आदमी, उसने ये भी क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से पढ़ना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस कवर करने के बाद विल स्टार्ट विद सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। अब बताओ, अभी शुरू कर रहे हैं या कल शुरू करें? अब कल सर। खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट डे से सॉइल स्टार्ट करेंगे। हाँ वही। अब मतलब कि आई थिंक एक लेक्चर तो मुझे चाहिए स्लोप डिफ्लेक्शन को समझाने के लिए, मेथड को थोड़ा सा इक्वेशंस फॉर्म करना सिखा दूंगा। मोमेंट वो जो होते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को समझाने के लिए, उसमें भी टाइम चाहिए, और थोड़ा सा टाइम मुझे ट्रस्ट में भी चाहिए। मैक्सिमम 2 लेक्चर रह गए एसए के अंदर आपके। बाकी जो कमी पेशी रहेगी एसए की वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको उन टॉपिक पे टाइम वेस्ट करते ही रहेंगे जो लिखे ही नहीं है, तो इससे अच्छा वही पढ़ ले पहले जो लिखे हैं ना। तो बाकी टाइम बचेगा तो कॉलम एनालॉजी भी समझा देंगे, उसके साथ एक आधा और भी समझा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाने को
पढ़ाते रहो, पर अभी प्रोडक्टिव नहीं है उसको पढ़ना, ठीक है। जो मैम है ना वही पढ़ेंगे। हाँ, जो मेंशन है पहले वो करते हैं, उसको सिलेबस कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। ऑल्दो तो स्लोप ऑन आपने देखा होगा सिर्फ स्लोप डिफ्लेक्शन लिखा है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन बेसिकली वो सोम का लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कहीं भी स्लोप डिफ्लेक्शन नहीं लिखा हुआ सोम का, ठीक। तो क्योंकि नाम से रेलेवेंस है स्लोप डिफ्लेक्शन या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो हम इसको डिस्कस कराते हैं और क्वेश्चन भी आए हैं 2015 में। 2015 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, 16 में भी क्वेश्चन आया है शायद स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में से, तो इसको करना जरूरी है क्योंकि नाम से भी रेलेवेंस आता है। तो जब ये पढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये कोई 10 मिनट का है टॉपिक, इसके साथ ये भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, 10 मिनट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज कॉलम एनालॉजी में घुसेंगे तो फिर सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ ही देते हैं। तो दिस इज हाउ हम इस तरह से कर रहे हैं इसको, स्ट्रक्चर एनालिसिस को, ठीक है। आई होप इसमें आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लोग ध्यान देना 15 नंबर का है, तो 15 नंबर में स्ट्रक्चर एनालिसिस के ज्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है, 4-5 भी बन सकते हैं, ठीक है। उसमें से एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट पे क्वेश्चन रहेगा, डिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस्ट पे क्वेश्चन रहेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जहां से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। चलें फिर, आज के लिए किसी को डाउट तो नहीं है कोई? ठीक है, डाउट नहीं है तो गुड नाइट। कुछ आज नए बच्चे हैं क्लास में? सर वीडियोस प्लीज अपलोड कर देना सर, दोनों ही। हाँ, अभी वाली आज वाली तो Good नहीं night, होगी, आज वाली तो अभी मुश्किल हो जाएगी करना, क्योंकि कल वाली देख रहा हूँ, आज सर, नेट कल वाली कर देता हूँ, अभी नेट चल सर, रहा है। आज वाली कल सर, कल कर देना सर सुबह तक अगर पॉसिबल हो तो। हाँ मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, बस उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी नेट नहीं चलता, तो फिर वाईफाई पे ही होता है, मोबाइल नेटवर्क पे तो वीडियो होता ही नहीं अपलोड, ठीक है। सर रोहित सर का नंबर नहीं है ग्रुप में सर, अगर उन्हें सर कह दे वो सर्विंग का उन्हें टेस्ट का बताना था सर, फिर उन्हें शायद याद नहीं रहा टॉपिक्स बताने। आपका सर्विंग का टेस्ट सर्वे हो गया खत्म? जी सर। सर्वे हो गया, ये तो सभी खत्म हो गया। अच्छा सर, आपका हाईवे पढ़ रहे हैं। हाईवे पढ़ रहे हाईवे हैं, हो दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाईवे के बाद आपका रेलवे शुरू होगा शायद, है ना? सर जी वैसे भी सर। जी सर, हाईवे सर रेलवे के पास है कि हाईवे, रेलवे, और फिर आपका एफएम होगा मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से। यहाँ से आपका आएगा सोम, एसए और सॉइल मैकेनिक्स, और आपका इसके बाद चलेगा आरसीसी। फिलहाल तो यही सीक्वेंस चलने वाला है, उसके बाद देखते हैं जो सब्जेक्ट रहते हैं। फिर आपका रह गया एनवायरनमेंट, डिजाइन तो आप ही कराओगे। और CPM पॉट सीपीएम भी मैं ही कराऊंगा, ठीक है। इरिगेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। मेन तो सब्जेक्ट यही है जिसको गोले मारे हैं, ठीक है। बाकी तो ये साथ में चलेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है वैसे, 15 नंबर का है, इसमें एस्टिमेशन भी है, ठीक है। पर कोई फिक्स नहीं होता ये 15 नंबर का डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ठीक है। हाँ सर, ये ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर नीचे हो जाता है इनका सिस्टम, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलें फिर, है, गुड नाइट। Okay. ओके। गुड नाइट, गुड नाइट।